नमस्कार। मैं डॉक्टर गुलाब गुप्ता यहाँ डायबिटीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 25 साल से। मैं मैक्स हॉस्पिटल और अपोलो नोएडा से अटैच्ड हूँ। आज हम आप लोगों से कुछ बात करेंगे डायबिटीज़ मैनेजमेंट के बारे में। डायबिटीज़ अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे इसके एस्पेक्ट हैं कि कैसे होती है, क्या होती है, किन लोगों को हो सकती है, कौन कौन लोग ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है। हम इस समय आपसे बात करेंगे, जो आपसे शेयर करेंगे कुछ डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या चीज़ें कैसे की जाएँ और कैसे डायबिटीज़ को नियंत्रित रखा जाए। हम आपको ये बता दें कि डायबिटीज़ ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है। आज हमारे देश में इतनी डायबिटीज़ की संख्या बढ़ गई है। नाउ इट इज़ ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दिस डायबिटिक हब। आज हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो 28 साल, 26 साल और 32 साल के होते हैं, जिनका कि अभी कुछ भी करियर शुरू नहीं हुआ। दे हैव जस्ट फिनिश्ड स्टडीज़ एंड दे आर डूइंग जॉब एंड दे आर ऑफ कोर्स दे आर डूइंग वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सैलरीज हैं, बट दे आर सो मच टेंस। सो डायबिटीज़ की क्या वजह है ये जानना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे हमें बता सकते हैं कि डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है, या जिनके पेरेंट्स दोनों को हैं, या जो लोग ओबीज हैं, जो कम काम करते हैं, जो ज़्यादा टेंस रहते हैं, ऐसे लोगों को होने की संभावना ज़्यादा है डायबिटीज़। अब सवाल आता है, आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो आपसे शेयर करेंगे, वो डायबिटीज़ मैनेजमेंट की बात है। डायबिटीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, शुगर को कैसे नियंत्रित रखा जाए। ऐसे आप सब लोगों को पता होगा कि शुगर बहुत ज़रूरी तत्व है हमारे खाने का। उसके बिना हमारी कैलोरीज़ या हमारे ब्रेन की एक्टिविटी या हमारे शरीर का चलना फिरना, आंतों का चलाना, हाथ पाँव चलाना, दिमाग चलाना नामुमकिन है। अगर शुगर बहुत कम होती है तो हम बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा अंग है शरीर का जो केवल शुगर पर ही निर्भर करता है। वो शुगर के बिना और कोई तत्व नहीं ले सकता। तो अब हम शुगर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। शुगर का बैलेंस करना कि ना बढ़ने पाए और ना घटने पाए, एक संतुलित नियम में चले। तो संतुलित रखने के लिए हमें भी अपनी लाइफ को संतुलित करना होगा। कम खाना, टाइम से खाना, थोड़ा थोड़ा खाते रहना, एक साथ ज़्यादा ना खाना, ये कुछ मुद्दे हैं। अब हम इन पे एक एक करके आपको बताना शुरू कर रहे हैं। जैसे कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा नियमित वॉक, रेगुलर व्यायाम। अब व्यायाम मीन्स इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, व्यायाम आपको हर हालत में करना है। आप घर में हैं, बाहर हैं, पानी बरस रहा है, आंधी आ रही है, तूफान है, बिजली है, लेकिन घूमना जरूर है आपको। उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि भाई दवा तो ठीक है, मैं घर में रह गई, दवा नहीं मिली, मैं लाना भूल गया, मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन व्यायाम के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कहीं भी आप घूम सकते हैं, और ना ही इसके लिए कोई समय है। आप कभी भी जा सकते हैं, सुबह भी जा सकते हैं, शाम को भी। पुराने लोगों का, ऋषि मुनियों का कहना था कि सुबह 4 बजे उठो और 5 बजे घूमने जाओ, 6 बजे तक घूम के आ जाओ। वो आज के कंटेक्स्ट में उसकी ज़्यादा साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है। अब जैसे सर्दियों के दिन है, अगर आप सुबह 5 बजे घूमने जाओगे तो हो सकता है आपको दूसरी तकलीफ बढ़ जाए, आपको हार्ट अटैक हो जाए, आपको अस्थमा की तकलीफ पकड़ ले। इसलिए आपको जल्दी नहीं घूमने जाना है नियमित। आप 7 बजे जाएँ घूमने। आप सुबह नहीं जा सकते, आपका वर्क शेड्यूल ऐसा है कि आपकी शिफ्ट सुबह 7 बजे शुरू होती है, तो आप शाम को 7 बजे जाइए, 6 बजे जाइए। हाँ, खाना खाने के बाद आपको ब्रिस्क वॉक या बहुत तेज़ नहीं घूमना है, लेकिन खाने के बाद टहलना है। खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं है। और ब्रिस्क वॉक या तेज़ चलने के लिए आपको खाली पेट होना ज़रूरी है, तभी आप तेज़ चल पाएंगे, वरना जल्दी हाँफ जाएंगे। और जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खून की सप्लाई स्टमक को चली जाती है, और जब हम वॉक भी करेंगे और खाना स्टमक में गया है तो उसके लिए भी ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए, तो आप जल्दी थक जाएंगे, आप जल्दी हाँफ जाएंगे, आपको एंजाइना होने का तकलीफ है, एंजाइना होने की संभावना है। इसलिए खाना खाने के बाद बहुत तेज़ वॉक नहीं करना है। और नियमित व्यायाम बहुत ज़रूरी है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस नाम की कोई दवा नहीं आती, जो कि बहुत ज़्यादातर लोगों में मुश्किल सा है। लोग कहते हैं साहब दवा हम खा लेंगे, मेरी इंसुलिन की डोज बढ़ा दो, मेरी गोलियां बढ़ा दो, लेकिन घूमने की ना कहो साहब, घूमने नहीं जा पाते। पता नहीं लोगों में ऐसी क्या इनर्सिया है, हमें नहीं मालूम। लाख समझाने के बावजूद भी लोगों में ये देखता हूँ कि साहब घूमने के लिए पता नहीं उनमें क्या मुसीबत आती है, क्या मन में आता है, एक मोटिवेशन नहीं है। तो सबसे ज़रूरी मुद्दा ये है कि हम आपको मोटिवेट करें, हम आपको समझाएं कि घूमने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये केवल आपका वजन कंट्रोल करने के लिए नहीं, ये केवल आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए नहीं, आपका पेट कम करने के लिए नहीं। इससे हाथ पांव चलेंगे तो मसल्स में ताकत रहेगी, जॉइंट स्टिफ नहीं होंगे, हार्ट वीक नहीं होगा, खाने का मूवमेंट अच्छा होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको कब्ज़ की दवा नहीं लेनी पड़ेगी, और आप में स्फूर्ति रहेगी, आप एक्टिव रहेंगे, आप मोर क्रिएटिव रहेंगे। अगर आप लगातार 2-3 साल वॉक करते हैं और फिर आपको किसी वजह से ना घूमना पड़े, मान लो फ्रैक्चर हो गया, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, तो आप देखेंगे कि आपकी दिनचर्या पूरी नहीं हुई, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए एक जीवन का बहुत अभिन्न अंग बना ले ज़िंदगी का, वॉक करना अति आवश्यक है। इवन आप नॉन डायबिटिक हैं तो भी। और एक बात और ध्यान रखें, अगर आप वॉक नहीं करते तो आप अपने बच्चों को बात नहीं सिखा सकते। केवल कहने से बच्चे नहीं मानेंगे। अगर आप चाहें कि मैं सोता रहूं 8 बजे तक और बच्चों से कहें कि जाओ आप 6 बजे घूम के आओ, 7 बजे घूम के आओ,
नामुमकिन है, वो नहीं मान पाएंगे। तो अगर आपको कुछ अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने वंश को कुछ देना है तो आप वॉक करना शुरू करिए। उनको एक अच्छे संस्कार हैं, ये ज़रूर उनको सिखाएं। अब हम खाने पीने के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। डायबिटीज़ का एक सिद्धांत है कि नो व्रत नो चरत, न व्रत रखना है न दावतें खानी है, नो फास्टिंग नो फीस्टिंग। अब बहुत सारे हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में मोमडन्स के यहाँ, हमारे यहाँ वो रोज़े चलते हैं। हम लोग आज जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे तो कभी एकादशी का व्रत रखेंगे तो कभी, तो ये सही नहीं है, डायबिटीज़ के हिसाब से सही नहीं है। भगवान आपसे वैसे ही खुश है, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो व्रत रख के केवल भगवान आपसे खुश नहीं होगा। खाने पीने में ये ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाएं। एक साथ 5, 6, 8 रोटी नहीं खानी, 2 या 3, मैक्सिमम 2 या 3। बेशक वही रोटियां आप 4 घंटे बाद फिर खा लें। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो एकदम ब्लड शुगर एकदम से बहुत तेज़ बढ़ेगा और फिर घट जाएगा, फिर आपको भूख लगेगी। या अगर हम ज़्यादा देर में खाएंगे, गैप ज़्यादा करेंगे तो एकदम से भूख लगेगी और फिर आप अपने आप को 2-3 रोटी पर नहीं रोक पाएंगे। फिर आप 5-6 रोटी खाएंगे, 7 रोटी खाएंगे, तब आपका पेट भरेगा, तब मन भरेगा। तो नियम यह है डायबिटीज़ वालों के लिए कि 6 से 7 मील, सुबह उठ के चाय पी लिया आपने, 9 बजे नाश्ता ले लिया, 12 बजे चाय ले ली, 2 बजे लंच ले लिया, 5 बजे फिर चाय और बिस्कुट, मेरी बिस्कुट वगैरह ले ली, और 9 बजे डिनर ले लिया, और रात में 12 बजे तक जग रहे हैं तो 1 कप दूध ले लिया। तो हर 4-5 घंटे में कुछ ना कुछ लेते रहना है। और खाने पीने में आप सब कुछ खा सकते हैं, आपके लिए कोई ऐसा नहीं है। एक सिर्फ प्रार्थना यही कि आप शुगर ना लें, सिर्फ डायरेक्ट शुगर, गुड़, खांड सारी या मधु, शहद वगैरह ये ना लें। बाकी यार आप सब ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चावल भी खा सकते हैं, आलू भी खा सकते हैं, लेकिन कम लेना है। इन चीज़ों से शुगर बहुत जल्दी बढ़ती है। इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, शुगर बढ़ाने की क्षमता, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको कम करने के लिए हम चीज़ें हरी पत्तेदार सब्जियां लेते हैं। जैसे आपको चावल खाना है तो चावल खा सकते हैं, माड़ निकाल के ले लें पालक वगैरह के साथ। लेकिन अगर आप चावल और आलू के साथ खाओगे तो शुगर बढ़ाने की क्षमता और तेज़ बढ़ेगी, शुगर फास्ट राइज होगी और फास्ट फॉल होगी, तो आपको भूख जल्दी लगेगी। इसलिए ध्यान रखना है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम की चीज़, जिससे कि शुगर बहुत तेज़ ना बढ़े और बहुत देर जल्दी बहुत कम भी ना हो। इन सब बातों को ध्यान रखने के लिए ही हम आपको खाने पे कुछ और टिप्स बताने जा रहे हैं कि सलाद ज़्यादा लें, खीरे, ककड़ी, प्याज, टमाटर, गाजर, मूली, ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें। कोशिश करें कि पहले इससे पेट भर लें, फिर ज़रूरत पड़े तो 1 या 2 रोटी लें, और फिर भूख लगे तो 4-5 घंटे बाद फिर रोटी ले लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके और कई बार खाएं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि घी, तेल, आलू, चावल, अरबी, शकरकंद, जिमीकंद, इन चीज़ों को कम से कम लिया जाए। अब बहुत सारा बाज़ारों में आप देखते होंगे कि शुगर फ्री गुजिया मिल रही है, शुगर फ्री चॉकलेट मिल रहे हैं, शुगर फ्री मिठाइयाँ मिल रही हैं। भाई आप ये तो ध्यान रखें कि शुगर नहीं है उसमें, लेकिन जो कैलोरी के नाम पे उसमें चीनी को, जो उसमें मैदा मिलाया गया है, जो उसमें खोया मिलाया गया है, जो उसमें दूध के कंटेंट मिलाए गए हैं, वो कैलोरीज वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एनर्जी लेवल बढ़ा रहे हैं। इसलिए डायबिटीज़ में मैनेजमेंट जो एनर्जी बैलेंस, हम कितना ले रहे हैं और कितना बर्न आउट कर रहे हैं, कितना पचा रहे हैं, कितना जला रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है। खाने को आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में शादी है, कोई मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे है, या कोई खुशी के मौके हैं जिन पे कि खाना ज़रूरी है, आपको दोस्ती दावत में साथ निभाना ज़रूरी है, तो उस दिन यह ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलना है। और मीन्स अगर आप रोज़ 30 मिनट 40 मिनट जाते हैं तो उस दिन आपको 60 मिनट वॉक करना है। और वॉक करने की कोई अपर लिमिट नहीं है, आप जितना ज़्यादा कर लें उतना ही अच्छा है, लेकिन मिनिमम लिमिट है कि आपको 30 से 40 मिनट प्रतिदिन और कम से कम हफ्ता में 5 दिन तो जाना ही जाना है, वॉक करना ही करना है। इसकी कोई अपर लिमिट या अपर सीमा नहीं, कितना भी कर लें। पर ये ध्यान रखें, अगर डायबिटीज़ का मरीज दवा ले रहा है और बहुत ज़्यादा वॉक करेगा तो हो सकता है उसकी शुगर जल्दी कम हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखें कि शुगर खाना खाने के बाद बहुत तेज़ नहीं जाना, और अगर बहुत ज़्यादा वॉक कर लोगे तो आपको भूख जल्दी लगेगी, तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्रिस्क या अनप्रेसिडेंटेड या अनएकस्टम्ड, रोज़ नहीं करते और आज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो आपको भूख ज़्यादा लग सकती है, और उस समय आप खाने का ध्यान रखें, वरना हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण शुरू हो जाएंगे, आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज एक साथ नहीं करना, ग्रेजुअली करना है और उसको सस्टेन करना है, उसको मेंटेन करना है। अब ये बात आती है कि खाने में और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो जो मेन मुद्दा है कि शुगर डायरेक्ट नहीं लेना, बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं। एल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एल्कोहल और डायबिटीज़, एल्कोहल और स्मोकिंग, एल्कोहल स्मोकिंग प्लस डायबिटीज़, ये दिस इज ए डेडली कम्बो, ये लीथल कम्बिनेशन है। ये जान लेने के लिए बहुत आसान है, आपकी ज़िंदगी बड़े आराम से 15-20 साल घटा देगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डायबिटिक्स होने के नाते आपका फ़र्ज़ है, अदरवाइज़ भी अगर आप नॉन डायबिटिक तो भी आपको स्मोकिंग की परमिशन डॉक्टर नहीं देते, पर डायबिटिक हैं तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है। अब इसके आगे हम बताएंगे आपको कि और क्या क्या कर सकते हैं खाने पीने में। अगर हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, नियमित डाइट ले रहे हैं, खाने पीने का भी ध्यान रख रहे हैं, फिर आप अपने डाइटिशियन से मिलें।
हमारा डाइट कैलोरीज का ये कॉन्सेप्ट है कि करीब 25 से 30 कैलोरीज पर केजी पर डे लेना है। अब जो हम कैलोरीज, मान लीजिए किसी के लिए हम कह रहे हैं 2000 कैलोरीज प्रतिदिन लेना है, ये डिपेंड करता है आपके क्रियाकलाप पे कि आप किस तरह का काम करते हैं। आप रिक्शा पुलर हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, आप शिफ्ट में भागते दौड़ते रहते हैं, या आप सिर्फ टेबल पे बैठे रहते हैं, ऑर्डर देते रहते हैं, आपका चलना फिरना कम है, तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो उसी हिसाब से कैलोरी के अमाउंट भी कम होता जाएगा आपका। तो उस वो आपको डाइटिशियन आपको टेलर मेड चार्ट, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी एक्टिविटी के हिसाब से डाइटिशियन आपको चार्ट बनाएगी। तो जो हमने बताया कि 25 से 30 कैलोरी प्रति किलो प्रतिदिन लेना है। अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको करीब 2000 कैलोरी लेनी है। अब उनमें कितना कार्बोहाइड्रेट होना है, कितना फैट होना है, कितना प्रोटीन होना है, ये हमारी डाइटिशियन ज़्यादा अच्छे ढंग से बता पाएगी। तो आप अपने डाइटिशियन से अपनी समस्या लेके मिले, अपना वेट, वो आपके वेट और आपकी हैबिट्स, कि आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, साउथ इंडियन मतलब राइस ईटर हैं, चपाती ईटर्स हैं, या किस तरह की आपकी हरकतें हैं, उस बारे में आपकी डाइटिशियन बहुत अच्छे ढंग से बता पाएगी। हम यहाँ आपको एक ब्रॉड गाइडलाइन से, एक निर्धारित सीमाएँ बता रहे हैं कि इस तरह से आप उसको मैनेज करें। अगर आपके घर में कोई और है डायबिटिक तो आप उनको भी ये बात बताएं। हमारा मैसेज यहाँ ये बताने का है कि आप इस मैसेज को हर एक तक स्प्रेड करें। आपका पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके यार या आपके रिश्तेदार जो लोग हैं, उन सबको ये बात बताई जाए कि डायबिटीज़ एक ऐसी और ये ऐसी बीमारी है। अगर डायबिटीज़ आज आपको पता चली और आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, काम दवाएं टाइम से खा रहे हैं, तो आपकी 25-30 साल की लाइफ में कोई खतरा नहीं है। आज हमारे पास बहुत अच्छी दवाएँ आ चुकी हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो बदतमीजी से रह रहे हैं, बदपरहेजी से रह रहे हैं, उनका 5-7 साल के बाद ही डायबिटीज़ पता चली और पता चला कि हार्ट अटैक हुआ, या आँख की रोशनी चली गई, या लकवा मार गया, या किडनी फेल हुई और दे डाइड। तो अगर आप ध्यान रखते हैं खाने पीने में, अपने परहेज से रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो डायबिटीज़ के साथ आप नॉर्मल लाइफ, डायबिटीज़ फुल लाइफ, enjoyable लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ डिस्पाइट डायबिटीज़। माई एम, माई लोगो इज मीनिंगफुल लाइफ विद डायबिटीज़। लिव फुल लाइफ नॉट फॉर द डायबिटीज़। कि अब हम ये नहीं कर सकते, अब हम घूमने नहीं जा सकते, अब हम खा नहीं सकते, अब हम वहाँ नहीं जा सकते, सब कुछ कर सकते हैं। आप एक आम आदमी की तरह हैं, बस थोड़ा सा परहेज के साथ आपको रहना है और उसके लिए ज़रूर ध्यान रखें आप। आगे बात आती है कि जो दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं उनको कैसे हम यूज करते हैं, उनमें क्या क्या महत्व है, किन का ध्यान रखा जाए। उन जो बिगिनर्स डायबिटिक होते हैं, जो ओबीज डायबिटिक होते हैं, जिनमें कि हमें वेट कम करना एक बहुत अहम मुद्दा है। तो वेट कमाई में एक वर्ड होता है, आपको डॉक्टर लोगों ने बताया होगा और हम भी आपको आगे कभी फिर इस विषय में चर्चा करेंगे। BMI, बॉडी मास इंडेक्स। हमें लंबाई के अनुपात में एक लंबाई और वजन का एक अनुपात होता है जिसे हम BMI कहते हैं। और आइडियल हमारे इंडिया कंटेक्स्ट में, एशियन कंटेक्स्ट में 23 इज द अपर लिमिट। लोअर द BMI बेटर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नॉर्मल रेंज होता है उसका 19 से लेकर 23 तक, और 23 से लेकर 25 तक आप ओवरवेट कहलाएंगे, और 25 से 30 तक आप ओबीस कहलाएंगे, और 30 से ऊपर मार्बिड ओबेसिटी कहलाएगी, और 35 से ऊपर तो ऑपरेशन वगैरह की आजकल ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम बैरिएट्रिक सर्जरी है। तो अब हम दवाओं पे आ रहे हैं। हमारे पास कुछ दवाएं उपलब्ध हैं, सिक्रेटोगोगिक्स, जो वो दवाएं जो हमारे बॉडी में उपस्थित पैंक्रियाज की बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करके ज़्यादा इंसुलिन बनाने का ऑर्डर देते हैं कि और इंसुलिन बनाओ, और इंसुलिन बनाओ, मैक्सिमम इंसुलिन बनाओ। तो वो डोज धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब उनकी तो डायबिटीज़ 2 गोलियों से कंट्रोल हो जाती है और हमें आप कह रहे हो इंसुलिन लगा लो। तो इसका ये मतलब है कि आपके पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाने से इनकार कर दिया। आपको मैक्सिमम दवाएं देने के बावजूद भी आपका पैंक्रियाज स्टिमुलेट नहीं हो रहा, उत्तेजित नहीं हो रहा इंसुलिन बनाने के लिए। ये समय के ये निर्भर करता है कि आप में कितनी क्षमता थी, आप कितने एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आपकी बची हुई बीटा सेल्स कितना हम रीज्यूनेट कर सकते थे। तो इंसुलिन लगना कोई आफत की बात नहीं है, ये निर्भर करता है कि आपकी पैंक्रियाटिक स्थिति कैसी है। अब इंसुलिन लगने का मतलब ये कि आपकी बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो गई और उस समय इंसुलिन के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता। उससे पहले बहुत सारी जो अब एक ग्रुप हमने आपको बताया सिक्रेटोगोगिक, उससे पहले एक ग्रुप आता है सेंसिटाइजर, जो हमारी बॉडी में उपस्थित इंसुलिन, जो पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाई, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। दिस इज नोन एज बेटर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज या बेटर मैनेजमेंट ऑफ इंसुलिन अवेलेबल इनसाइड द बॉडी। और उसके लिए हमारे पास 2 ग्रुप की दवाएं उपलब्ध हैं, एक है ग्लिटाजॉन्स और दूसरी है बिगोनाइड्स। बिगोनाइड्स में हमारे पास मेटफॉर्मिन उपलब्ध है और ग्लूटाजॉन्स में हमारे पास पायोग्लूटाजॉन उपलब्ध है। इसके पहले इनकी कुछ टोलबुटामाइड और नाम की दवाएं थी, लेकिन वो धीरे धीरे साइड इफेक्ट की वजह से फेज आउट हो गई। इस समय बिगोनाइड्स में हमारे पास मेटफॉर्मिन है, जो बहुत ही काम की दवा है, इनिशियल दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये वजन कम करने में मदद करती है और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम करने में मदद करती है, और ये बहुत ही सेफ दवा है, और इससे कभी हाइपोग्लाइसीमिया या ब्लड शुगर कम होने की संभावना नहीं रहती।
सेंसिटाइजर से कभी ब्लड शुगर ऐसा नहीं कम होगा कि आप कोमा में चले जाएं, बेहोश हो जाएं, घबराहट हो जाए, पसीने छूट जाएं। लेकिन जो सिक्रेटोगोगिक ग्रुप है, जिसमें 4-5 ग्रुप की दवाएं आती हैं जो बड़ी कॉमनली यूज हैं, जैसे डायनिल है, ये है ग्लिम्पराइड है, एमरिल है, या ग्लिकाजाइड है, या ग्लाइजाइड है, ये दवाएं हैं, ये इंसुलिन ज़्यादा बनाती है। इनसे शुगर कम होने के लक्षण हैं और इसीलिए ज़्यादा भूख लगती है और वेट गेन होना इन दवाओं का साइड इफेक्ट है। पर मेटफॉर्मिन के साथ ऐसा नहीं है। अब इसके बाद अभी कुछ और दवाएं आ गई हैं हमारे पास नई, तो ये सब बातें हम कर रहे हैं सन 60 और 70 के दशक की। अब हमारे पास जो नई और दवाएं आ गई हैं उनमें से कुछ ऐसी दवाएं हैं जो लोग बहुत अपने बड़े मतलब अपनी इच्छा शक्ति पे कंट्रोल नहीं, जिनको जो ज़्यादा खाते हैं उनके लिए है कि एक कार्बोज इनहिबिटर्स, जो कुछ ऐसी दवाएं आ गई जो हम खाना खा लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे एब्जॉर्ब नहीं होने देते, इंटेस्टाइन और स्टमक से हमारे ब्लड में मिलने नहीं देते। और इस तरह की दवाओं का नाम है जैसे ग्लूकोबे है, वोग्लीबोज है, विगोसिल है, या वोलिक्स है। इस तरह की कई दवाएं हैं, मिग्नार है। ये वो दवाएं हैं जो बॉडी से खाने में जो हमने खाया कार्बोहाइड्रेट उसकी मात्रा को एब्जॉर्ब स्लो करते हैं और एब्जॉर्ब डिले करते हैं और कुछ एब्जॉर्ब को रोकते हैं। तो पीक हमारा एकदम से बहुत नहीं बढ़ेगा, अगर हमने खाना खाया भी तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा और आगे तक एब्जॉर्ब होता रहेगा। तो पीक नहीं बढ़ेगा। तो जो साइड इफेक्ट, जो सडन राइज होता है, उससे जो हमारा एंडोथीलियल डैमेज होता है, जो वेसल के अंदर एकदम से शुगर बढ़ने से जो डैमेज होता है वो नहीं होगा। अब इस तरह की दवाएं भी हमारे पास, जो हमने आपको 4-5 नाम बताया, जो ग्लूकोबे है, वोलिक्स है, मिग्नार है, ये इस ग्रुप की दवाएं हैं। अब अगला ग्रुप आता है DPP-4 इनहिबिटर्स। ये एक तरह के एंजाइम इनहिबिटर्स हैं जो बॉडी में ग्लूकागॉन को जो काउंटर रेगुलेट करता है, जो शुगर बढ़ाता है। भाई बॉडी में हमारे पास दो तरह के, एक तो शुगर कम करने वाले जैसे इंसुलिन है, और एक इंसुलिन बढ़ाने वाले हैं, शुगर को बढ़ाने वाले। जैसे मान लो हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, किसी परिस्थिति में जहाँ हमें 4 दिन तक खाना नहीं मिलने वाला है, 10 घंटे खाना नहीं मिल सकता, तो बॉडी अपनी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से इंसुलिन को रोकती है और ग्लूकागॉन नाम के सब्सटेंस से शुगर बढ़ाती है। तो ये कुछ ऐसी दवाएं जो ग्लूकागॉन के लेवल को कम करते हैं और इनका नाम है GLP एनालॉग्स या DPP-4 इनहिबिटर्स। GLP वाले में आते हैं बायटा नाम की एक दवा है जो उपलब्ध है, लेकिन ये इंजेक्शन फॉर्म में है, इसलिए लोग पसंद नहीं करते और ये कॉस्टली भी बहुत है। अब सवाल आता है DPP-4 इनहिबिटर्स, ये बिल्कुल नई दवा है, इम्पोर्टेंट है, अभी इंडिया में 4-5 साल पहले आई है और ये बहुत महंगी है लेकिन बहुत ज़रूरी है, बड़ी अच्छी दवा है। इससे हम अपनी बीटा सेल्स को बचा सकते हैं, हम इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को बहुत आगे तक पोस्टपोन कर सकते हैं। और जो हमारे DPP-4 इनहिबिटर्स उपलब्ध हैं इंडिया में, वो 4 तरह की दवाएं हैं, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन एंड सक्साग्लिप्टिन। मार्केट में इनके जो ट्रेड नेम हैं वो हैं जेनोविया, गैल्वेस और ऑनग्लाइजा। ये 3 तरह की दवाएं उपलब्ध हैं। इस ग्रुप की जो दवाएं हैं इनमें से कोई भी ली जा सकते हैं और इन तीनों में से किसी की कोई बहुत सुपीरियरिटी या बहुत इन्फीरियरिटी नहीं है, दोनों आपस में कंपेरेबल हैं। पर इनके और आगे क्या साइड इफेक्ट होंगे ये समय बताएगा। अभी 4-5 साल में हमारा ये डाटा ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा नुकसान होना है इनसे, लेकिन अब ये समझ आ रहा है कि ये अच्छी दवाएं हैं और भविष्य ये बताएगा कि आगे इनके लिए इनसे क्या साइड इफेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाएं जो हमें 10 साल और 12 साल यूज़ करने के बाद उनके साइड इफेक्ट पता चलते हैं जब केस स्टडीज सामने आती हैं। तो वो ऐसे केसेस में ये दवाएँ हमें बाद में हो सकता है पता चले, पर अभी तो आज की दवा में दीज आर थॉट टू द बेस्ट। कुछ ऐसी भी दवाएँ हैं जो ब्रेन में एक्ट करती हैं, हार्मोन्स होते हैं, जैसे ब्रोमोक्रेप्टिन नाम की दवा है, भारत में भी उपलब्ध है, लुपिन कुछ कंपनियां बना रही हैं और इससे ब्रेन से सिक्रेट होने वाला ब्रोमोक्रेप्टिन ये भी इंसुलिन को रेगुलेट करता है। और ये वैसी दवा जो दिमाग के सोच से प्रोड्यूस होती है, इसीलिए कहते हैं जो लोग ज़्यादा टेंस होते हैं उनको हो जाता है। तो ये करेगा कि आपको जो सोचने से जो एड्रेनलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको ये सप्रेस करेगा या इंसुलिन को स्टिमुलेट करेगा। तो ये ब्रोमोक्रेप्टिन नाम की दवा ये भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में पर भारत में उपलब्ध है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं इसके। इसको भी एडजुवेंट थेरेपी दे सकते हैं, लेकिन अकेला ये शुगर कंट्रोल करने में पर्याप्त नहीं होगा। इसके बाद नंबर आता है इंसुलिन का, और इंसुलिन हमारे पास बहुत सारी अच्छी इंसुलिन उपलब्ध हैं, तमाम तरह के कम्बिनेशन में उपलब्ध हैं, कई कंपनीज़ के उपलब्ध हैं। इनको हम इंजेक्शन से या पेन से भी लगा सकते हैं और इंसुलिन के बारे में हम अगली मुलाकात में आपसे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।